हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चों आप? आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। ये पिछले सत्र से जो है एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। आज इसी का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। इससे पहले जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को लाइक और शेयर कर दें, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो आइए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सभी बच्चे अपने मित्रों में इस सेशन को शेयर कर दें। वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप को पढ़ने से पहले हमें वाक्य के अर्थ को समझना चाहिए। वाक्य कहते किसे हैं? आइए तो सबसे पहले वाक्य का अर्थ जानते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णता व्यक्त कर सके वाक्य कहलाता है। यानी वाक्य का अर्थ क्या है? वाक्य में क्या होता है? सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके वाक्य कहलाता है। इसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? शब्दों की जरूरत पड़ती है। और शब्द कैसे? सार्थक शब्द। शब्द कैसे होते हैं बच्चों? सार्थक शब्द होते हैं, और ये शब्द एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। कैसे होते हैं? व्यवस्थित क्रम में होते हैं, और व्यवस्थित क्रम में होते हुए ये किसी विचार अथवा भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। और पूर्ण रूप से जो व्यक्त करते हैं प्रकट करते हैं तो उसी को हम वाक्य कहते हैं। ये वाक्य की परिभाषा है। दूसरे शब्दों में हम समझेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर जो शब्द हैं वो पद बन जाते हैं। वाक्य में जो शब्द प्रयोग होंगे वो क्या बन जाएंगे? पद। उन्हें हम पद कहेंगे, और पदबंधों की रचना करते हैं। और पद ही जो है पदबंधों की रचना करते हैं। अनेक पदबंध मिलकर ही वाक्य रचना करते हैं या वाक्य बनाते हैं। इसलिए वाक्य को इस रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह भी हम कह सकते हैं वाक्य के अर्थ को कि विभिन्न पदों अथवा पदबंधों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी भाव, विचार अथवा संदेश को स्पष्ट रूप में व्यक्त करने में समर्थ है वाक्य कहलाता है। ये तो वाक्य का अर्थ हो गया, वाक्य परिभाषा हो गई। फिर है वाक्य की विशेषताएं। किस प्रकार का वाक्य होता है? कैसे हम पहचानेंगे दिया गया शब्दों का समूह वो वाक्य है अथवा नहीं? इसके लिए कुछ उसकी पहचान है, विशेषताएं हैं। इसमें पहली विशेषता दी गई है, कोई भी वाक्य पदों का सार्थक समूह होता है। यानी कोई भी वाक्य दिया गया है वो पदों का सार्थक समूह होगा। पहली विशेषता है सार्थक समूह होगा। दूसरी विशेषता है वाक्य में प्रयुक्त पदों में अर्थ प्रदान करने की योग्यता होती है। दूसरी विशेषता यह है। तीसरी विशेषता है वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। वाक्य जो है वो अपने आप में पूर्ण होता है। चौथी विशेषता है वाक्य किसी विचार या भाव को पूर्णता और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता रखता है। वाक्य में अगर कोई विचार है, कोई भाव है, कोई संदेश है, वह पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। ये वाक्य की चौथी विशेषता है। अगला है वाक्य की पांचवी विशेषता। वाक्य की रचना विभिन्न पदों या पदबंधों के योग से होती है। जो वाक्य की रचना है वो विभिन्न पदों या पदबंधों के योग से होती है, यानी विभिन्न शब्द होते हैं। और अगला पॉइंट है वाक्य में प्रयुक्त सभी पद या पदबंध उचित क्रम में होते हैं। जो पदबंध हैं, शब्द हैं, वो उचित क्रम में होते हैं। ये वाक्य की छठी विशेषता है। और वाक्य की सातवीं विशेषता, वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों की व्याकरणिक कोटियों यानी व्याकरण दृष्टिकोण से, जैसे कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होता है। यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया
कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन पुरुष होता है। अगली विशेषता है, ये 7 विशेषताएं थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। यहाँ से विशेषताओं के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों। और अगला पॉइंट है इसी में, वाक्य के तत्व। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? वाक्य के तत्व। प्रश्न बनता है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं, या निम्नलिखित में से वाक्य के कौन सा तत्व नहीं है या कौन सा तत्व है। ये 3-4 प्रश्न यहाँ से बनने की प्रबल संभावना है। तो वाक्य के 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? इसमें पहला दिया गया योग्यता या सार्थकता। आपसे इसके परिभाषा के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए योग्यता या सार्थकता क्या होती है। तो वाक्य में प्रयुक्त सभी पद सार्थक होते हैं। वाक्य में जो भी पद प्रयुक्त होंगे, जो भी शब्द प्रयुक्त होंगे, प्रयोग होंगे, वो सभी क्या होंगे? सार्थक, यानी अर्थ प्रदान करने वाले, पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाले होंगे और वाक्यों को अर्थ पूर्ण बनाते हैं। निरर्थक शब्दों का वाक्यों प्रयोग नहीं होना चाहिए। निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा है, मोहन जल पीता है। जल या पानी पीता है। यहाँ पर जो शब्द हैं, प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ है। प्रत्येक शब्द का यहाँ पर एक निश्चित अर्थ है। तो यहाँ पर सार्थक शब्दों का ही प्रयोग हुआ है और ये पूर्ण अर्थ देते हैं। तो शब्दों का व्यवस्थित क्रम है, पूर्ण अर्थ देते हैं। तो ऐसा वाक्य जो है वो सार्थक वाक्य कहलाता है। अगर हम इसमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर दें जिनका कोई उपयोग नहीं होता है, तो वहाँ पर वाक्य से नहीं कहेंगे। अगला पॉइंट है आकांक्षा या जिज्ञासा। वक्ता या लेखक यानी जो बोलता है, वह चाहता है कि वह जो कुछ भी बोले या लिखे उसकी बात दूसरों की समझ में आ जाए। यानी हमारे द्वारा बोली गई बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, चाहे हम बात बोल के कहें या लिख कर कहें। उसकी बात अधूरी या अपूर्ण ना हो, जिससे उसके अर्थ ग्रहण करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। वक्ता तथा लेखक की अर्थबोध की या इच्छा ही आकांक्षा अथवा जिज्ञासा कहलाती है। तो दूसरा पॉइंट है आकांक्षा या जिज्ञासा। ये वाक्य का दूसरा तत्व है। तीसरा तत्व है निकटता। तीसरा तत्व क्या है? निकटता। अर्थ ग्रहण के लिए वाक्य के पदों में परस्पर निकटता होनी चाहिए। ठीक है, परस्पर एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। रुक रुक कर बोलने या लिखने से अर्थ ग्रहण में बाधा उत्पन्न होती है, उनको समझने में कठिनाई होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राधा आज आएगी। तो यहाँ पर प्रत्येक वाक्य जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है पद है तत्व है पदक्रम या क्रमबद्धता। वाक्य में व्याकरण के अनुसार पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, अन्यथा अगर पदों का एक निश्चित क्रम नहीं है तो अर्थ ग्रहण करने में यानी उसका अर्थ समझने में कठिनाई होगी। पदक्रम बदलने से प्रायः अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है और उसकी स्पष्टता समाप्त हो जाती है। अब कहने का मतलब है इसमें जो पदक्रम होता है, सबसे पहले जो अगर साधारण वाक्य है तो साधारण वाक्य में जो है सबसे पहले क्या होता है? कर्ता होता है, इसके बाद कर्म होता है, इसके बाद अन्य शब्द होते हैं, इसके बाद सबसे अंत में क्रिया होती है। ये बात है हिंदी वाक्यों की। अगर इनका क्रम चेंज हो गया है तो उसका अर्थ समझने में कठिनाई होगी। अगला है 5वां तत्व है अन्वित या मेल। अन्वित या मेल। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम आदि उत्तर के लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार ही अन्य पदों या क्रिया का मेल होना चाहिए। इसे ही अन्वित या संगति या मेल या सानिध्यता कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया गया उदाहरण, बच्चा जोर जोर से रो रहे हैं। बच्चा जोर जोर से रो रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें कर्ता के अनुसार या संज्ञा के अनुसार ही क्रिया होनी चाहिए। संज्ञा के अनुसार क्रिया का मेल ना होने से यहाँ पर जो है दोष उत्पन्न हो जाता है। कर्ता है हमारा एक वचन का और क्रिया यहाँ पर लगी है बहुवचन की। क्या लिखा है? रहे हैं। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना है बच्चों, जो बहुवचन की क्रिया होगी उसमें बिंदी लगी होगी। है में क्या लगी होगी? बिंदी लगी होगी। तो ये बहुवचन का हो जाता है। क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? रहा है। क्या होना चाहिए? रहा और है। ठीक है, ये हमारा एक वचन का। तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया की अन्वित नहीं है, क्रिया मेल खा नहीं रही है। कर्ता एक वचन का और क्रिया बहुवचन की है। तो हमारा जो सही वाक्य होगा, बच्चा जोर जोर से रो रहा है। अगला पॉइंट है, अगला हमारा इसका टॉपिक है वाक्य के अंग। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें पहला अंग होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, और इन पर जो प्रश्न बनता है वो किस तरह से बनता है उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। और संख्या बहुत कम है। फटाफट सभी बच्चे इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों में शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। और अभी तक लाइक भी नहीं किया किसी ने, इसलिए लाइक की संख्या बढ़ाएं, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाना पड़ता है, मेहनत लगती है। और चूँकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है इसलिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ता है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो फटाफट से बच्चे वीडियो को शेयर कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब अधिक संख्या होती है तो पढ़ाने में आनंद आता है। और आइए देखते हैं आगे। उद्देश्य। उद्देश्य क्या है समझो बच्चा, बहुत ही ध्यान से समझना है। वाक्य का वह अंश जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। वाक्य का वह अंश या वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य उद्देश्य को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। एक तरह से कर्ता को ही हम उद्देश्य कहते हैं। तो वाक्य उद्देश्य का क्या मतलब है कि वाक्य का वह अंश या वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और वास्तव में वाक्य का जो कर्ता ही उद्देश्य होता है, कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है। यानी कर्ता के विषय में ही कुछ कहा जाता है। अब कर्ता के विषय में जो कहा जाता है उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं। और कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। लिखा अजय बाजार से मिठाई लाने गया है या लेने गया है। तो यहाँ पर अगर हम पूछें इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है, तो हम विचार करेंगे, इसमें देखेंगे, सोचेंगे कि इसमें किसके बारे में कहा गया है। तो वाक्य को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा अजय बाजार से मिठाई लाने गया है। तो इसमें अजय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अजय। और अजय क्या है? वाक्य का कर्ता है। और वाक्य के कर्ता को ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। वाक्य के कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। तो इसमें उद्देश्य के बारे में बात की। उद्देश्य कौन सा? कर्ता यानी अजय के बारे में बात की गई है। ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, नीलू के पिता ने कुछ मित्रों को खाने पर बुलाया है। तो यहाँ पर नीलू के पिता ने कुछ मित्रों को खाने पर बुलाया, तो नीलू के पिता क्या हो गया? उद्देश्य हो गया है या कर्ता हो गया है। ठीक है। और शेष वाक्य, कर्ता को छोड़कर शेष वाक्य का शेष भाग क्या हो जाएगा?
विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेष वाक्य को विधेय कहते हैं। ये कर्ता को छोड़कर शेष वाक्य क्या हो जाएगा? विधेय। और जो कर्ता है वो हो जाएगा उद्देश्य। ठीक इसी प्रकार से ये वाला ये हो जाएगा विधेय। तो वाक्य के जिस भाग में कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। अगला है दूसरा है विधेय। ये वाक्य का दूसरा अंग है। दूसरा अंग है विधेय। वाक्य के जिस अंश में या जिस भाग में उद्देश्य अर्थात कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया है, इसमें इन उदाहरणों में कर्ता के बारे में क्या कहा गया? कर्ता अजय है। अजय के बारे में क्या कहा गया है? बाजार से मिठाई लेने या लाने गया है। और नीलू के पिताजी के बारे में क्या कहा गया है? कुछ मित्रों को खाने पर बुलाया है। तो ये कुछ मित्रों को खाने पर बुलाया है, बाजार से मिठाई लाने गया है, ये दोनों क्या हैं? ये विधेय हैं। क्या है? विधेय। तो समझिए, कर्ता को छोड़कर बाकी भाग का शेष भाग जो है विधेय कहलाता है। अगला है पॉइंट वाक्य के भेद। ये भी इम्पोर्टेंट है। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के भेद निम्नलिखित दो आधारों पर किए गए हैं। जो वाक्य के भेद हैं या वाक्य के प्रकार हैं वो दो आधारों पर बांटे गए हैं। इसमें पहला आधार है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा आधार है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है और रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न बन सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपके ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन होगा 8। और रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 आधारों पर बांटा गया है। आइए विस्तार से पढ़ते हैं वे कौन कौन से भाग हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें पहले प्रकार का भेद होता है विधानात्मक, विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य। ऐसे वाक्यों को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य भी कहते हैं। साधारण वाक्य कहते हैं, या ऐसे वाक्यों को हम स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। चाहे साधारण वाक्य कह दो या स्वीकारात्मक वाक्य कह दो या विधानवाचक वाक्य कह दो या विधानार्थक वाक्य कह दो, इसके कई एक नाम हैं। तो इसकी क्या पहचान होती है? कैसे पहचानेंगे वाक्य साधारण है, विधानवाचक है या स्वीकारात्मक है? तो जिन वाक्यों में किसी क्रिया वस्तु की स्थिति या अवस्था के करने या होने अथवा किसी सूचना या संदेश का सामान्य और सकारात्मक कथन होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी जिसमें किसी कार्य को क्रिया के द्वारा स्वीकार किया गया हो या क्रिया के द्वारा किया गया हो, करने की बात हो, तो वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, वह नाश्ता करके चली गई। तो यहाँ पर वह नाश्ता करके चली गई साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य की पहचान यह होती है कि इसमें पूर्ण विराम लगा होता है। पूर्ण विराम लगा होता है। और जो निषेधात्मक वाक्य होते हैं या नकारात्मक वाक्य होते हैं, इसमें पूर्ण विराम के साथ साथ नहीं भी लगा होता है। क्योंकि इसमें नहीं लगा है, पूर्ण विराम लगा है, इसलिए ऐसा वाक्य जो है साधारण वाक्य कहलाता है या स्वीकारात्मक या विधानवाचक वाक्य कहलाता है। इसमें किसी कथन को स्वीकार किया गया है। दूसरा भेद है निषेधात्मक या निषेधार्थक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। तो इस प्रकार की वाक्य की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के कथन में किसी कार्य अथवा बात के करने या होने का निषेध किया जाता है या मना किया जाता है, ऐसे वाक्यों को हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में प्रायः ना या नहीं या मत ये शब्द लगे होते हैं। जहाँ पर ये शब्द लगे हों और तो वहाँ पर नकारात्मक वाक्य कहलाता है। ये इसकी पहचान है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ मत बैठो, तो यहाँ पर बैठने के लिए मना किया गया है, तो मत शब्द आ गया है। तो मत शब्द आ गया और मत ना या नहीं के बाद
पूर्ण विराम लगा हो तो ऐसा वाक्य जो है नकारात्मक वाक्य कहलाता है, नकारात्मक वाक्य कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो मैंने अभी बताया जो साधारण वाक्य होगा उसमें नहीं लगा होगा और पूर्ण विराम लगा होगा, और जो नकारात्मक वाक्य होगा उसमें नहीं के साथ साथ पूर्ण विराम भी लगा होगा, ऐसा वाक्य नकारात्मक वाक्य कहलाता है। तो जिसमें नहीं शब्द लगा हो और पूर्ण विराम लगा हो, नहीं प्लस पूर्ण विराम, ठीक है, चिन्ह लगा हो, ऐसा वाक्य नकारात्मक वाक्य होता है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत ही आसान ये वाक्य का प्रकार है। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों की पहचान होती है कि इसमें यह प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है, ये प्रश्न सूचक चिन्ह जो है लगा होता है। और ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं। पहले प्रकार के वे वाक्य होते हैं जब वाक्य के शुरू में ही ये शब्द लिखे हों। अगर वाक्य के शुरू में होगा तो वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगा होगा, जैसा कि इस एग्जाम्पल में लगा हुआ है, इस उदाहरण में लगा हुआ क्या शब्द। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या शब्द से शुरू होने वाले हैं, दूसरे होते हैं जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द लगे हों। तो पहली तो पहचान ये है कि उसमें ये वाला चिन्ह लगा होगा, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होगा, ठीक है। अब प्रश्नवाचक वाक्य में अगर ये चिन्ह लगा हो तो आप समझ लो वो वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। और इसमें क्या शुरू में लगा होगा, अथवा बीच में प्रश्नसूचक शब्द आएंगे। यहाँ पर बीच में प्रश्नसूचक शब्द आ गए हैं। तो रश्मि कब तक घर लौटेगी, और अंत में ये चिन्ह लगा हुआ। ये चिन्ह के आधार पर हम पहचान सकते हैं वाक्य साधारण है, नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ है और बीच में प्रश्नसूचक शब्द भी आया है। तो ये सब वाक्य कैसा कहलाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। दूसरा है, क्या लड़के कमरे में शोर मचाते हैं। तो यहाँ पर शुरू में क्या आ गया है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये भी वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नसूचक शब्द कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, कितना, कितने, कितनी, कितने, ये शब्द होते हैं, ठीक है बच्चों। चौथा प्रकार है आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, निर्देश, चेतावनी, विनय, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता हो वे वाक्य आज्ञा सूचक, आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। इसमें जो कर्ता होता है वो छिपा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे गए, चुपचाप बैठ जाओ। तो यहाँ पर आज्ञा दी गई है चुपचाप बैठने के लिए। फिर कृपया मुझे अपना कलम दीजिए। यहाँ पर कृपया शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर प्रार्थना की गई है, ठीक है, कुछ मांगने के लिए प्रार्थना की गई है। तो ऐसे वाक्य जिसमें प्रार्थना का भाव हो, आज्ञा हो, आदेश हो, विनय की गई हो, तो ऐसे वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, आपकी यात्रा मंगल में हो। आपकी यात्रा मंगल में हो, यह इच्छा सूचक वाक्य है। ईश्वर करे आप दीर्घजीवी हो। यहाँ पर जो है आशीर्वाद दिया गया है, आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार की इच्छा या भाव प्रकट हो, आशीर्वाद का भाव प्रकट हो या कोई कामना हो, तो वहाँ पर जो है इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। अगला है विस्मयवाचक या विस्मय सूचक या विस्मय बोधक वाक्य। जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा, प्रेम, आधिक्य आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक या विस्मय बोधक या विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के आरंभ में ये सूचक शब्द लगे होते हैं, जिसमें वह है और ओह, आहा, हाय, उफ, धत, अरे
ये शब्द लगे होते हैं और इसके साथ ये चिन्ह बना होता है, विस्मय सूचक चिन्ह बना होता है, तो वहाँ पर ये चिन्ह जहाँ पर ये बना हो तो वहाँ पर समझना चाहिए विस्मय सूचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, वह क्या सुंदर दृश्य है। इसके साथ यहाँ पर ये चिन्ह बना हुआ है, तो चिन्ह के आधार पर हम देखकर बता सकते हैं कैसा वाक्य है, विस्मय सूचक वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य है। अगला संदेहवाचक या संभावनार्थक वाक्य या शर्तवाचक वाक्य। इसके कई नाम हैं। जिन वाक्यों से क्रिया के संपन्न होने में कुछ संदेह या संभावना का भाव हो, उन्हें हम संदेहवाचक या संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को हम वाक्य भविष्य काल के होते हैं। ये वाक्य जो हैं भविष्य काल के होते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम संभावनावाचक वाक्य कहते हैं। ये बच्चों शर्तवाचक वाक्य नहीं होते हैं, मिस्टेक से हो गया है। तो जिन वाक्यों से क्रिया के संपन्न होने में कुछ संदेह या संभावना हो, ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, तो इसमें शायद आज वर्षा हो, ठीक है। तो शायद आज वर्षा हो, यहाँ पर संभावना की वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पर हम संभावना सूचक शब्द ये शायद बना हुआ है, तो इसके आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य को हम शर्तवाचक वाक्य भी कहते हैं। और इसमें जिन वाक्यों में किसी कार्य का सिद्ध होना दूसरे पर निर्भर हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्योंकि शर्त जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। तो संकेतवाचक वाक्य को हम शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यदि परिश्रम करते तो पास हो जाते। तो पास होने के लिए क्या जरूरी है? परिश्रम करना। तो पास होना किस पर निर्भर करता है? पास होना या उत्तीर्ण होना किस बात पर निर्भर करता है? परिश्रम पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये वाला कार्य जो है दूसरे वाले काम पर निर्भर करता है। किस पर? परिश्रम पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि परिश्रम करते तो पास हो जाते, और यदि आपने परिश्रम नहीं किया इसलिए आप अनुत्तीर्ण या फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो वाक्य होता है, जो शर्त होती है पास होने के लिए, तो पास होने की शर्त क्या है? परिश्रम करना। तो परिश्रम करने पर ही पास हो सकते हैं, परिश्रम ना करने से फेल हो जाते हैं। तो ऐसे वाक्यों में शर्त जुड़ी होती है। और अब दूसरा है हमारा प्रकार रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। आइए बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं। जिन बच्चों को अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो, कठिनाई आ रही हो, वो कमेंट करते रहें। और इस टॉपिक को हम MCQs के रूप में आपके सामने लाएंगे, और वहाँ पर जितने भी आपकी समस्याएं हैं, जो आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समाधान हम प्रश्नों के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। तो सरल वाक्य के समझते हैं इसमें क्या होता है। सरल वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक ही उद्देश्य हो, यानी एक ही कर्ता हो और एक ही विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश के घर के सामने पीपल का पेड़ है। यहाँ पर रमेश यानी उद्देश्य एक ही है और विधेय भी एक ही है। अथवा राम अपना पाठ पढ़ता है, सीता गीत गाती है, अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। तो इनमें जो है एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। कर्ता भी एक होता है और क्रिया भी एक ही होती है। ठीक है, कर्म भी एक ही होता है। जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, तो ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य, साधारण वाक्य कहते हैं।
दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जब दो या दो से अधिक समान स्तर के स्वतंत्र और सरल वाक्य, क्या होता है इसमें जब दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं वाक्य या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वाक्य कितने होंगे? कम से कम दो होंगे और ज़्यादा दो से ज़्यादा 3, 4, 5 वाक्य भी हो सकते हैं। वो स्वतंत्र और सरल वाक्य तथा होंगे और वे एवं, किंतु, परंतु या अथवा, लेकिन, इसलिए, अतः आदि समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा जुड़े होते हैं। ये इन अव्ययों के द्वारा जुड़े होते हैं। ये इतने अव्यय हैं, इनके द्वारा दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। इन समुच्चय बोधक, इनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जुड़कर एक वाक्य की रचना करते हैं। ये जुड़कर दो या दो से अधिक वाक्य जुड़कर किससे जुड़ेंगे? इन समुच्चयों से जुड़ेंगे, जिसमें और, तथा, एवं, किंतु, परंतु या अथवा, लेकिन, इसलिए, अतः इनसे जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दो वाक्य लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त वाक्य लिखा हुआ है, इसके दो वाक्य होंगे। सीमा स्कूल जाती है, समझेंगे? सीमा स्कूल जाती है, स्कूल जाती है, एक वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य क्या है? वह मन लगाकर पढ़ाई करती है, वह मन लगाकर पढ़ाई करती है। पढ़ाई करती है। तो यहाँ पर ये दो वाक्य हैं, एक वाक्य ये है, एक वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ा गया है, और जो समुच्चय बोधक इसमें जोड़ा गया है वो और शब्द है, और समुच्चय बोधक अव्यय है। इसके द्वारा इन दो वाक्यों को जोड़ा गया है, क्योंकि इन दोनों वाक्यों का कर्ता क्या है? एक ही है। कर्ता क्या है? सीमा, और सीमा के लिए यहाँ पर ही सर्वनाम का वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक मिश्रित वाक्य एक संयुक्त वाक्य बनाया गया है। जो ये संयुक्त वाक्य है, इसमें सीमा स्कूल जाती है और मन लगाकर पढ़ाई करती है। दोनों वाक्य एक वाक्य में मिलकर जुड़ जाते हैं। और किससे जुड़ते हैं? और शब्द से जुड़ते हैं। और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। समझाया बच्चों? यहाँ पर दो या दो से अधिक वाक्य इन समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा जोड़े जाते हैं। संयुक्त या मिश्र वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले सरल वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। अब तीसरा प्रकार होता है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें मुख्य या प्रधान उपवाक्य प्रायः साधारण यानी सरल स्वतंत्र वाक्य होता है, और जो दूसरा वाक्य होता है उपवाक्य, वो पहले वाक्य के ऊपर निर्भर करता है, आश्रित होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम वहीं चले जाओ जहाँ तुम्हारा मित्र गया है। तुम वहीं चले जाओ जहाँ तुम्हारा मित्र गया है। अथवा दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम समझा गया। रमेश ने कहा, कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं या खेलते हैं। ये वाक्य। अब
इस वाक्य में एक मुख्य वाक्य है, दूसरा उपवाक्य है, और उपवाक्य मुख्य वाक्य पर जो है निर्भर होता है, आश्रित होता है। तो इस वाक्य में रमेश ने जो कहा है ये क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है या मुख्य उपवाक्य है। और कहा कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, ये है उपवाक्य। ये वाला वाक्य जो है इस वाले वाक्य पर निर्भर करता है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं वाला जो उपवाक्य है ये प्रधान उपवाक्य यानी राम ने कहा पर निर्भर करता है। तो जो वाक्य निर्भर करता है वह आश्रित उपवाक्य या उपवाक्य कहलाता है, और जो जिसने कहा है वो प्रधान उपवाक्य हो जाता है। तो जहां पर की शब्द से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये मिश्र वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, कौन कौन से प्रकार होते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। और ये अगर आपके समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दें। और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास हमारी इन पर आधारित जो MCQs हैं यानी बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और जिन्हें OMR शीट पर फिल करना होगा, भरना होगा, उनको लेकर आएंगे। और उनके माध्यम से जो भी आपके डाउट हैं, जो भी शंकाएं और हैं, उनका समाधान हम उन प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।